नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं, जहां सीज फायर के समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं हैं वो खामोश हैं, गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से खत्म हो गई हों, ऐसा भी नहीं है। अलग अलग सेक्टर्स पर इस तरह की घटनाओं की खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन भारतीय फौज सतर्क है, मुस्तैद है और इसीलिए आतंकियों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाता है। दरअसल आतंकवाद का जो दर्द है वो हिंदुस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, उस दर्द को कोई बेहतर नहीं समझ सकता और वैसा मुकाबला दुनिया में किसी देश ने नहीं किया है आतंक के खिलाफ। और इसीलिए जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश करते हैं कि समूची दुनिया को एकजुट, एक मत किया जाए आतंकवाद के खिलाफ। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से प्रधानमंत्री मोदी ने ये आईना दिखाया है दुनिया के उन देशों को जिनके लिए आतंकवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है, जिनके लिए धार्मिक कट्टर आतंकवाद विश्व में वर्चस्व स्थापित करने का हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आतंकी समर्थक विस्तारवादी सोच के खिलाफ भी दुनिया को साथ आने की जरूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें आतंकवाद की चुनौती से भारत दशकों से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब 3 दिन के अमेरिकी दौरे में आतंकवाद की क्रूरता दुनिया के सामने रख रहे हैं, तब उन दिनों में भी भारत आतंकी हमलों से जूझने और उन्हें विफल करने में जुटा है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि उसी आतंकवाद का पिता पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का इस्तेमाल आतंकी सोच को प्रसारित करने में करता है। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के इसी आतंकी चरित्र को इशारों में सबके सामने रखा। उनके संबोधन से पहले ही भारत का जो जवाब इमरान खान को मिला है, वो पाकिस्तान के चेहरे पर भरपूर तमाचा है। This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. कश्मीर पर भारत को घेरने की कोशिश करने वाले इमरान को भारत ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है अब पीओके खाली कर दे। पीओके को इमरान एंड कंपनी ने आतंकवादियों का अड्डा बना दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो आतंकी संबंधों का पुल जुड़ा है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ऐसे में यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक बहस और चर्चा का मंच बनकर न रह जाए, बल्कि उसकी सार्थकता की भी जरूरत है। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है।
और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अफगानिस्तान में तालिबानियों के सत्ता में लौटने के बाद अमेरिका भी आतंकवाद के गठबंधन को शायद समझ रहा है और समझ पा रहा है पाकिस्तान की उस भूमिका को जिसमें वो आतंक की नर्सरी बन चुका है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है और कई ऐसे इलाकों में लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान जिन्हें प्रायोजित करता है आतंकियों को, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो भारत में दाखिल होकर यहां पर आतंक फैलाएं। अफगानिस्तान के पूरे मामले के बाद हम सब ने सुना कि किस तरीके से पाकिस्तान में ये आवाजें भी चलने लगी कि जो पंजशीर में पाकिस्तान ने मदद की अफगानिस्तान की, तालिबान की, उसका फायदा वो चाहता है कि कश्मीर में मदद के जरिए वो उठाए। दरअसल त्रासदी है कि संयुक्त राष्ट्र ने आज तक आतंकवाद की परिभाषा तक तय नहीं की है, जबकि सच तो ये है कि दुनिया भर का कोई भी देश हो वो आतंक से पीड़ित किसी न किसी रूप में रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान अपनी तरफ से प्रयास यही करता है कि आतंक के खिलाफ कैसे लड़े वो सबको बताए, और अगर भारत और अमेरिका आज एक सुर इसमें समझ में आते हैं तो उसकी बड़ी वजह है कि किस तरह से ओबामा से लेकर ट्रंप से लेकर बाइडेन तक कूटनीति का एक सिलसिला चला है। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्तों की समीक्षा भी लगातार बदलती रही, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था आतंकवाद का मुद्दा और उस पर महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री मोदी की सीधी बात। सामान्यतः अमेरिका और भारत के संबंधों की चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा है कि भारत और अमेरिका न सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए लेकिन वैश्विक दृष्टि से भी कई विषयों पर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। चाहे न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो, चाहे टेररिज्म की चिंता हो। 2015 में ओबामा भारत आए, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा और जब 2016 में पठानकोट हमला हुआ तो ओबामा को खुलकर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए भारत के साथ खड़ा होना पड़ा। We have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. Because until basic questions are answered about how communities coexist, the embers of extremism will continue to burn, countless human beings will suffer, most of all in that region, but extremism will continue to be exported overseas. पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भारत ने जब जहां अवसर मिला दुनिया के सामने रखा और ऐसे माहौल में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ने वाले अमेरिका को भारत की बात और बेहतर ढंग से समझ में आई। अपने 8 साल के कार्यकाल में ना ओबामा कभी पाकिस्तान गए, ना ट्रंप और ना बाइडेन ने अभी तक इमरान खान को फोन किया है और ना ही उनका फोन उठाया है। You haven't spoken to the President of the United States since the collapse of the country to the Taliban, correct? No, I haven't. He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते भारत को आतंकवाद के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाने में और कामयाबी मिली। ट्रंप की मौजूदगी में भारत ने अमेरिका सहित समूचे विश्व को गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के साइड इफेक्ट्स समझाए। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी
सवाल या निशान खड़े होते हैं। पश्चिम एशिया में आतंकवाद की पाशविकतापूर्ण वापसी तथा दूर और पास के देशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित कार्यवाही का स्वागत करते हैं। ये भारत की जीत ही थी कि आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई को लगातार भारत लड़ रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसकी परिभाषा और स्पष्ट कर दी। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. ये प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशें थीं कि कम से कम आतंकवाद पर चर्चाएं होने लगीं और प्रतिबद्धताएं दोहराई जाने लगीं। वरना कड़वा सच तो ये भी है कि मानवाधिकारों की वकालत करने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ तो अभी तक आतंकवाद की कोई तय परिभाषा घोषित ही नहीं कर पाया है। यहाँ यूएन जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, 40 साल हुए यूएन में एक रिजोल्यूशन पड़ा हुआ है आतंकवाद की डेफिनेशन करने के लिए। आतंकवादी कौन है, आतंकवाद की मदद किसको माना जाएगा, उसके लिए दुनिया का व्यू क्या होगा। वो 40 साल हो गए, सब लिप सिंपैथी दिखाते हैं आतंकवाद के लिए, लेकिन वो बिल पे न चर्चा होती है न निर्णय होता है। प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद समर्थकों को खुली लताड़ से ये होने लगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाई। बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते 2010 में जो अमेरिका पाकिस्तान को 1.24 अरब डॉलर की मदद करता था, वही अमेरिका 2016 में सिर्फ 31 करोड़ 60 लाख डॉलर देता है। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को मिलने वाली मदद बंद कर दी, बल्कि खुलकर पाकिस्तान को सुधर जाने की चेतावनी दी। अब हालात बदले हैं। अफगानिस्तान की चुनौती पहले से कहीं अधिक बड़ी है और दक्षिण एशिया में चीन की भूमिका आतंकवाद के संरक्षक की बन चुकी है। बाइडेन भी इसे समझ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी तो अपने इरादे स्पष्ट कर ही चुके हैं कि आतंकवाद या उसके समर्थकों पर कोई दया नहीं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में तालिबान, हक्कानी, पाकिस्तान के खुफिया नेटवर्क आईएसआई के रोल के बारे में सब जानते हैं। अब अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनी, उसमें ऐसे ऐसे आतंकवादी हैं जिन पर करोड़ों डॉलर का इनाम है, लेकिन पूरी दुनिया में सब खामोश रहे। कोई देश ऐसा नहीं था जिसने ये हिम्मत की हो कि उसके खिलाफ बोले, पर भारत डटा रहा, भारत खड़ा हुआ और उसने तालिबान शासित अफगानिस्तान को लेकर अपनी रिजर्वेशंस जाहिर की हैं, दुनिया से इस मामले पर एक साथ होने की बात की है। अफगानिस्तान को बर्बर तालिबानियों के सहारे छोड़कर अमेरिका निकल गया और तालिबान के साथ रिश्तों पर उसकी नीति भी आतंकी होने के नाते आक्रामक होने की जगह राजनीतिक अधिक लग रही है। कई अन्य बड़े देश भी रहस्यमयी चुप्पी साधे हैं। चीन, पाकिस्तान यूएन में तालिबान की पैरवी कर रहे हैं और तालिबान संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने के ख्वाब तक देख रहा है। कौन नहीं जानता कि तालिबान को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की खुली मदद मिली थी। पाकिस्तान ने तालिबान को न सिर्फ आतंकवादी सप्लाई किए, बल्कि बड़े पैमाने पर हथियार भी दिए। तालिबान का सहयोगी हक्कानी नेटवर्क भी पाकिस्तान का पाला पोसा आतंकवादी संगठन है। हक्कानी का नाम कई बड़े आतंकवादी हमलों में सामने आया है। इसके कई लीडर्स पर यूएन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से इनाम घोषित है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने आतंकवाद का मतलब आतंकवाद ही माना और तालिबान राज में कोई राजनीतिक लाभ हानि का अर्थ नहीं तलाशा। हाल ही में हुए SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन, पाकिस्तान, रूस के सामने भारत ने तालिबान राज को आतंकवाद की नई लेकिन खतरनाक व्यवस्था के तौर पर परिभाषित किया। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में
सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के बदलते रूप की विस्तृत परिभाषा अपनी चिंता में दुनिया को बताई, जिसमें ड्रग्स के कारोबार के जरिए आतंकवादियों को हथियार की कड़ी को भी जोड़ा। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि तालिबान राज आते ही भारत में अचानक से ही ड्रग्स का मायाजाल दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय हुई ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। गुजरात पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। इन मामलों में अफगानी नागरिक पकड़े गए, जिनके तार अफगानिस्तान में बैठे ड्रग माफियाओं से जुड़े हैं। ड्रग्स की कमाई से आतंकियों को हथियार मुहैया कराना आईएसआई का पुराना काम रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की चौकसी के चलते वो मात खा रहा था। अब अफगानिस्तान में तालिबान राज है, जिसकी वजह से भारत में अचानक से आईएसआई की सक्रियता बढ़ने की खबरें आने लगी हैं। तालिबान के आतंकी शासन को लेकर जब सब देश अपना नफा नुकसान देख रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसी महीने संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी आतंकवाद पर खरी खरी सुनाई थी। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स के 13वें सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की धरती पर आतंकवाद की तस्वीर सामने रखी। हालांकि इसमें चीन भी शामिल था, लेकिन दिल्ली समझौते के तहत सब ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। माना जा रहा है कि इसके बाद से ही रूस पहले की तरह तालिबान समर्थन को लेकर खुलकर सामने नहीं आया। Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors. बहुत अजीब सी चीज है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसमें दुनिया के अधिकतर देशों ने सत्ता परिवर्तन देखा केवल, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा आतंकवाद आतंकवाद है। तालिबान को अफगानिस्तान में काबिज हुए मुश्किल से 1.5 महीने हो रहे हैं और भारत की चेतावनी का अर्थ समझ में आ रहा है। We've more than doubled our domestic terrorism caseload from about 1,000 to around 2,700 investigations. And we've surged personnel to match, more than doubling the number of people working that threat from a year before. ये सिर्फ 2 दिन पुराना बयान है अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का। अमेरिका की चिंता है कि आतंकवादियों ने अमेरिका को अपने निशाने से कभी हटाया ही नहीं। अफगानिस्तान के हालात अमेरिका के लिए फिर से खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के इसी खूंखार चेहरे को सबके सामने लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा और अधिक बढ़ेगा। तालिबान दुनिया से एक राजनीतिक दल की तरह मान्यता चाहता है, लेकिन क्या कोई ये भूल सकता है कि उसी के संरक्षण में अफगानिस्तान के अंदर अल-कायदा जैसा संगठन पल रहा है। वो जिस हक्कानी के साथ सरकार में है, वो हक्कानी नेटवर्क आईसिस खुरासान का पार्टनर है। आईसिस खुरासान के साथ पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठन जुड़े हैं और पाकिस्तान खुद आतंकवादियों का सबसे बड़ा सप्लायर और ट्रेनर देश बन चुका है। जिस तरीके से आतंकवाद इम्बोल्डेंट हो गया और पाकिस्तान का जो सपोर्ट है उसको वैसे ही जारी है। वहाँ पे अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट सबको साथ लेके नहीं चल पाई और लगता है कि आने वाले समय में भी नहीं चल पाएगी। गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उसको कोई लेजिटिमेसी नहीं है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जनता उसमें उनकी सपोर्ट बहुत कम है। भारत कई दशकों से पाकिस्तान की साजिशों वाले आतंकवाद से लड़ रहा है। कश्मीर धारा 370 हटने के बाद अब वापस अपने अच्छे दिनों की तरफ लौट रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज आते ही अचानक से आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी हैं।
दरअसल पाकिस्तान के शह पर तालिबान अपने असली चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसी रास्ते पर है जिस पर चलकर दूसरे आतंकी संगठन अपना वजूद बना चुके हैं। अल-कायदा, लश्कर तैयबा, बोको हराम, अल-शबाब, आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी ताकत बढ़ाते हैं, जिहाद को बढ़ावा देते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, फिलीपींस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नाइजीरिया, सोमालिया, अल्जीरिया, यमन, लेबनान जैसे देशों में आतंकी संगठन बहुत मजबूत हैं और तालिबान की तर्ज पर वो भी सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर सकते हैं। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक कट्टरता के आधार पर आतंकवाद की जिस बात को स्पष्ट कह रहे हैं, वो सिर्फ एक आशंका नहीं बल्कि आज के दौर की सच्चाई है। यमन में हूती आतंकियों ने राजधानी सना सहित कई भागों पर कब्जा कर ही लिया था। आईसिस आतंकवादियों ने इराक और सीरिया के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया। अब तालिबान उसी कड़ी में अफगानिस्तान पर काबिज है। विश्व इस समय आतंकवाद के लिहाज से सबसे खतरनाक दौर में है, जहां आतंकवाद सत्ता के सिंहासन तक पहुंच चुका है। आखिरी अलार्म की तरह प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को लगातार सचेत कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक स्टैंड लेते हुए कई देश अपना नफा देखते हैं, नुकसान देखते हैं, अपना डर भी देखते हैं, लेकिन जब भी इंसानियत लहूलुहान हुई है, तब हिंदुस्तान ने बिना किसी डर के, बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी संवेदनाएं प्रकट की। आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। दशकों से लगातार आतंकवाद से लड़ रहे देश के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण एक संकेत है विश्व के लिए, और वो ये कि आतंकवाद पर सामूहिक प्रहार का यही समय है और यही सही समय है। आज के संदर्भ में अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी जब आतंकवाद का मुद्दा वैश्विक मंच से उठाते हैं तो निश्चित ही उसमें भारत का संघर्ष शामिल होता है, लेकिन वो चिंता दुनिया के किसी भी कोने में पनप रहे आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ होती है। उस चिंता में 2019 में हुआ पुलवामा अटैक भी शामिल है, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत ने इसका बदला पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से लिया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं
मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 2016 में श्रीनगर के पंपोर में हुआ आतंकी हमला भी प्रधानमंत्री मोदी की चिंताओं में शामिल है, जिसमें 8 जवान शहीद और 20 घायल हुए। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया है। 2016 में ही उरी में हुआ आतंकी हमला प्रधानमंत्री मोदी के सब्र के दायरे तोड़ने वाला था। इसमें 20 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके तब आतंकवादियों, उनके संरक्षक पाकिस्तान और समूचे विश्व को बता दिया था कि आतंकवाद से लड़ाई अब भारत अपने अंदाज में लड़ेगा। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारत में हुए आतंकी हमले जितनी बड़ी चिंता की बात थे, उतने ही बड़े वो हमले भी थे जिनमें वैश्विक रूप से मानवता जख्मी हुई। 2015 में पेरिस में हुआ आतंकी हमला 130 लोगों की जान ले गया था और 400 लोग जख्मी हुए थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी हमले पर सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त नहीं की थी, बल्कि फ्रांस के लोगों के साथ भारत का समर्थन भी बांटा था। ये हमला फ्रांस पर नहीं है, ये हमला मानवता पर है, मानवतावादी विचारों पर है। 2016 में ही फ्रांस में जब आतंकी हमले में 80 से ज्यादा लोग मारे गए, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का आह्वान किया था आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए। वैसी ही पूरी मानव जात को एक चुनौती है आतंकवाद की। फ्रांस ने दुनिया के सामने एक रास्ता दिखाया है। कैसी भयंकर अवस्था में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिए जाए तो भी अपनी विकास की यात्रा में विचलित नहीं होना। 2016 में जर्मनी में हुआ बेहद दुखदाई अटैक हो या 2017 में इंग्लैंड मैनचेस्टर एरिना में हुआ आतंकी हमला हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हर मौत को मानवता की मौत से जोड़ा और आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर प्रस्तुत किया। हर बार दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एक साथ आने को कहा। तब उन्होंने आतंकवाद में भेद नहीं किया था। मानवता में विश्वास करने वाली सभी शक्तियों ने इकट्ठे होकर के ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करनी होगी। भारत की तालिबान, अल-कायदा या हक्कानी नेटवर्क से कोई सीधी लड़ाई नहीं है, लेकिन जब बात आतंकवाद की है तो भारत की नीति आतंकवाद के खिलाफ है और वो नीति किसी और देश पर हुए हमले के बाद बदलती है। एक समय था जब अमेरिका को ऐसा लगता था कि आतंक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन उसके बाद 9/11 हुआ। आज की तारीख में देखिए, न्यूजीलैंड से लेकर फ्रांस तक हर एक देश आतंकी हमलों को झेल रहा है।
आज समूची दुनिया के पास कोई चारा नहीं बचा है। आतंकवाद को आतंकवाद समझकर उससे लड़ना होगा। इमरान खान ने पूरा जोर लगा लिया था कि चीन की मदद से वो तालिबान को वैश्विक मान्यता दिला सके, तालिबान के प्रवक्ता को यूएन में बोलने का अधिकार दिला सके। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की कूटनीति का नतीजा है कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों खाली हाथ हैं। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। इसी महीने होने वाली सार्क देशों की विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भी पाकिस्तान तालिबान को शामिल करना चाहता था, लेकिन भारत के कड़े विरोध के चलते पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। सार्क मीटिंग रद्द हो गई। अमेरिका में कई सेनेटर और सांसद पाकिस्तान के खिलाफ एक आतंकी देश होने के आरोप के साथ मोर्चा खोल चुके हैं। जर्मनी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ है। फ्रांस कई बार भारत के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जता चुका है। इजराइल और तो और सर्बिया जैसे छोटे देश भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। चीन के रहमो करम पर पाकिस्तान तालिबान की सरकार को विश्व में स्थापित करके आतंकवाद को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसकी जमीन के नीचे से भारत ने कालीन खींच ली है। FATF के हिसाब से पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, तो इसके पीछे भारत की कूटनीति है। तालिबान को IMF ने कर्ज देने से मना कर दिया, तो उसके पीछे भारत की वो बुलंद आवाज है जिसके चलते कोई देश तालिबान को मान्यता देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान खुद चीन को छोड़कर दुनिया के किसी अन्य देश के लिए भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा, और ऐसा इसलिए भी हो सका कि भारत ने समय समय पर दुनिया के हर मंच से पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब किया। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की आक्रामक नीति के चलते कभी आतंकवाद को देशों की निजी लड़ाई या राजनीतिक जंग मानने वाले देश कम से कम अब आतंकवाद पर चर्चा तो करते हैं। आतंकवाद के रूपों पर दुनिया में एक बहस तो छिड़ना शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच से जिस आतंकवादी खतरे का उल्लेख करना शुरू किया था, वो अब चुनौती के रूप में सबके सामने तो आ रहा है। 2016 से पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि डंके की चोट पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, दुश्मन की सरहद को पार करके आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया जा सकता है। कोई नहीं सोच सकता था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जैसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एक सवाल सबके मन में होता था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कहेगा अगर ये पता चलेगा कि सीमा को पार किया गया है। लेकिन आतंक की लड़ाई है, अपनी जमीन को महफूज रखना है, तो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं। सुनिश्चित हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ हमारे CAPF बॉर्डर को संभाल रहे हैं और जिस मुस्तैदी के साथ हमारा पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा को संभाल रहा है, हम बहुत सलामत हाथों में हैं। मगर चुनौतियां बदलती है, चुनौतियां बढ़ती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत के पास जल्दी ही राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड होगा। नेट ग्रिड का काम आतंकवाद की बदली हुई चुनौतियों के अनुसार मॉडर्न टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। नेट ग्रिड एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है जिसकी मदद से संदिग्ध लोगों का पता लगाना और आतंकी हमलों को रोकना आसान होगा। नेट ग्रिड की रेंज में बैंकिंग, इनकम टैक्स, हवाई या ट्रेन यात्राओं, पैसे के लेन देन और फोन कॉल्स की जानकारी होगी। आतंकवाद ने चोला बदला है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने भी अपनी लड़ाई तेज कर दी है। आतंकी आते तो हैं लेकिन बच नहीं पाते। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।